Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा डेली की तरह दो तीन बातें कि कोरोना वायरस जो कि डे बाय डे इंटेंस होता जा रहा है, नंबर ऑफ विक्टिम्स बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। तो आपसे अपील है, आप यूजीआई की तरफ से मैं अपील करता हूँ आपसे कि आप बेटे घर पे रहें, ठीक है। क्राउडेड एरिया से अवॉइड कीजिए, फजूल में आप घर से बाहर नहीं निकलें, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम स्टडीज़ को दें, और इसके अलावा आप अपना घर पे ही कोई एक्सरसाइज भी कीजिए टू कीप योर बॉडी फिट, और टाइम को बेटे यूटिलाइज़ कीजिएगा, ठीक है। आपका जब रिज़ल्ट आएगा, आपको जो रिज़ल्ट कार्ड दिया जाएगा उस पर बिल्कुल कुछ मेंशन नहीं होगा कि मैं कोरोना वायरस की वजह से अच्छी तैयारी नहीं कर पाया इसलिए मेरे मार्क्स कम, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका रिज़ल्ट आपको वही दिया जाएगा जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे, और वो आपकी एफ़र्ट पे डिपेंड करते हैं। तो बेटा आज का काम स्टार्ट करते हैं। कल हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, ठीक है, और उससे पहले हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। बॉयल्स लॉ में हमने सीखा कि अगर किसी गैस पर प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो गैस का वॉल्यूम भी चेंज होगा। इट डिपेंड्स, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर आपने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन था। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the pressure applied on the gas at constant temperature। 4 मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे। मैंने कहा था वॉल्यूम का रिलेशन या प्रेशर या टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम का रिलेशन आप तीनों में से किसी एक पैरामीटर के साथ देखेंगे, और जिस पैरामीटर के साथ आप रिलेशन देख रहे होंगे बाकी दो को आप कांस्टेंट कर देंगे। तो कल हमने बॉयल्स लॉ कंप्लीट किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देखी, इसके साथ साथ हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देखी। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, वो जब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे भी। उसके अलावा एग्जाम्पल 1 थी, वो मैंने आपसे होमवर्क के लिए कहा था, इजी एग्जाम्पल थी इसलिए मैंने आपको दिया काम ये, ठीक है। अब आज का जो हमारा काम है दैट इज़ चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ में रिलेशन एक्सप्लेन किया जाता है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब ज़रा मुझे आपने बताना है कि अगर मैं रिलेशन लूँगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, तो कौन कौन सी जो पैरामीटर्स हैं उन्हें कांस्टेंट लिया जाएगा। नंबर 1 प्रेशर एंड एन यानी कि नंबर ऑफ मोल। बिल्कुल जी ठीक, इन्हीं पैरामीटर्स को आप कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का काम। सबसे पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं जी, चार्ल्स लॉ से हमने आज स्टार्ट करना है। चार्ल्स लॉ है जी 1887 में ये लॉ दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस। मैंने बॉयल्स लॉ में भी ये वर्ड यूज़ किए थे, गिवन मास ऑफ अ गैस। जब मैं गिवन मास कह दूंगा इट मीन्स मैं मास चेंज नहीं कर रहा, यानी कि मैं नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं कर रहा, यानी कि इन वर्ड्स में मैंने इनडायरेक्टली एन को कांस्टेंट कर दिया, नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट बता दिया, ठीक है। तो बेटे आपने नोट किया होगा कि जब मैंने बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखी तो वहाँ पे भी मैंने ये वर्ड यूज़ किए थे कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस। गिवन मास का मतलब मास, एक बार जो मास आपने ले लिया, आप मास को चेंज नहीं करेंगे। मास चेंज नहीं कर रहे मतलब आप नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं कर रहे। नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं कर रहे तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट है।
तो मतलब ये हुआ कि इन 3 वर्ड्स में आपने इनडायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया। तो दोबारा लिखते हैं जी, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to absolute temperature कब? जब प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बेटे जरा फोकस कीजिएगा कि हमने इस डेफिनेशन में सीखा क्या, या इस स्टेटमेंट में हमने सीखा क्या। उन्होंने कहा जी कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, इसका मतलब इन वर्ड्स में आपने n को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर टेकन इन केल्विन स्केल। आपने टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में नहीं मतलब बल्कि केल्विन स्केल में लेंगे। ठीक है, केल्विन स्केल में टेम्परेचर क्या है, आगे फर्दर बहस आएगी, तो मैं यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगा केल्विन स्केल को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो इस सारी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली मैं इस तरह लिख सकता हूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा T के? जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल आर कांस्टेंट, कि ये जो वैल्यूज हैं ये क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। कल भी मैंने बात की थी कि जब भी कोई साइंटिस्ट अपना लॉ देगा तो वो रिलेशन नहीं बल्कि इक्वेशन की फॉर्म में होगा। रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना हम जूनियर क्लासेस से सीखते आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को ये तरीका पता होगा। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और साथ में एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि V इक्वल होगा आपके पास KT, या V बाई T ये इक्वल होगा कांस्टेंट K के। ये आपके पास एक नया रिलेशन बन गया, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन बन गई। यहां से चार्ल्स लॉ के लिए यहां से आप चार्ल्स लॉ को दोबारा से स्टेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये K क्या है? K हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है बेटे, ये आपको बातें पता होनी चाहिए कि K क्या है? K कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन से आप चार्ल्स लॉ को दोबारा स्टेट कर सकते हैं। कैसे? कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस to the absolute temperature is a constant at constant pressure। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अभी तक क्या सिखाया? चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट बताई, उसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली मैंने लिख दिया। इसमें मैंने बताया कि K क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन को अरेंज किया और इस इक्वेशन से चार्ल्स लॉ को दोबारा से स्टेट कर दिया। रेशियो क्या होती है बेटे? अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं
तो उनका आंसर क्या है, रेशियो है। ठीक है, तो एक्चुअली K इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और दोनों की जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कब, जब प्रेशर आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब लेट्स से हमारे पास एक गैस है, उस गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड इनिशियल टेम्परेचर T1। आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर आपने क्या किया, चेंज किया। कितना कर दिया जी, आपने टेम्परेचर चेंज करके T2 कर दिया, बढ़ा दिया, लेट्स से टेम्परेचर T2 कर दिया, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी V2 बन जाएगा। अब आपके पास एक वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है, और दूसरा टेम्परेचर T2 है और वॉल्यूम V2 है। आपने करना क्या है, V1 T1 के लिए और V2 T2 के लिए इस इक्वेशन को सेट करना है। तो अगर मैं इनिशियल वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन को लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि देन V1 बाय T1 इक्वल होगा किसके, K के। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, जो कि आपने इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर के लिए सेट की। सिमिलरली V2 बाय T2 ये भी इक्वल होगा किसके, K के। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ये आपने फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर के लिए सेट की। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इनकी लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड सॉरी, इक्वल है, सेम है। तो इनकी लेफ्ट साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दें तो V1 बाय T1 इक्वल होगा आपके पास V2 बाय T2 के, और ये सारा इक्वल होगा किसके, K के। तो जब दो इक्वल साइन आ जाएं तो आप अपनी फाइनल इक्वेशन में किसी भी एक इक्वालिटी को लेंगे तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी चार्ल्स लॉ के लिए। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इजी था, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ तक तो आसान था। नेक्स्ट हम देखेंगे जी चार्ल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिखूंगा, यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर दूंगा इसी स्पेस में, क्योंकि थ्योरेटिकली तो इसमें कोई पोर्शन नहीं है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही हमने लेकर चलना है। तो मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, आप बेटा साथ साथ देखते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है जी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। किसकी वेरिफिकेशन है जी ये, चार्ल्स लॉ की। तो मैं चार्ल्स लॉ नहीं लिख रहा, मैंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिख दिया, क्योंकि उम्मीद है कि बाकी आपको पता है कि चार्ल्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। लेट्स से आपके पास कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर का मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन मतलब ये जो कंटेनर का कैप है ये मूव कर सकता है। लेट्स से इस कंटेनर में कोई गैस है, उस गैस को मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। लेट्स से इट इज अ गैस इन दिस कंटेनर। ऑब्वियसली गैस का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, ठीक है। आप गैस के वॉल्यूम को V1 कह दें और गैस का जो टेम्परेचर है उसे T1 कह दें। अब आपने क्या किया, आपने सेम गैस या सेम कंटेनर को आपने हीट किया। लेट्स से आपने विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर या एनी काइंड ऑफ फ्लेम आपने गैस को हीट किया। तो हीट करने से क्या होगा,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा जी, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप देखें तो पहले गैस ने जितनी जगह घेरी थी, जो वॉल्यूम था, अब मैंने उस जगह को बढ़ा दिया, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया। तो इस वॉल्यूम को अब मैं V2 कह दूंगा और ये जो टेम्परेचर है ये T2 है। तो कहते हैं जी कि अगर हमने एक्सपेरिमेंट से मालूम किया कि दोनों गैसेस के लिए या दोनों केसेस के लिए, गैस तो सेम है, दोनों केसेस के लिए अगर आप ये इक्वेशन सेट करें या ये रिलेशन सेट करें तो ये रिलेशन बिल्कुल ट्रू होगा, यानी कि V1/T1 इक्वल होगा V2/T2 के। तो ये रिलेशन बिल्कुल ट्रू आया हमारे पास एक्सपेरिमेंटली। अगर आप खुद से कोई हाइपोथेटिकल वैल्यूज देना चाहें, लेट्स से आप वॉल्यूम को 1 dm³ कह देते हैं, टेम्परेचर को आप 50 केल्विन कह दें, उसके बाद आप टेम्परेचर को डबल करें, वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों इस इक्वेशन को वेरीफाई करें तो आपके पास इक्वेशन वेरीफाइड होगी, आपके पास आंसर सेम आएगा। तो यहाँ तक तो चार्ल्स लॉ था, स्टेटमेंट मैथमेटिकल रिलेशन था इसका, उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी। नेक्स्ट बेटे चार्ल्स लॉ में आपने इसकी एग्जांपल आ रही है पेज नंबर 45 पे, अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल 2 आ रही है। ये एग्जांपल आपने खुद से करनी है, इजी एग्जांपल है। आपने जस्ट टेम्परेचर जो हैं सेल्सियस स्केल में होंगे, आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लेने हैं, ठीक है। वॉल्यूम को आपने डीएम में कन्वर्ट करना है और आप इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो सेकंड एग्जांपल आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप, मेरी बार बार आपसे हर लेक्चर में अपील होती है कि अपने लेक्चर नोट्स खुद बनाएं। ऐसा नहीं आपने करना कि लेक्चर सुने गुजार दिया। आप लेक्चर सुने, अपना रजिस्टर, अपनी बुक, पेन मार्कर सामने रखें, जिस तरह मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आप अपने लेक्चर नोट्स बनाएं, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम आप डिफरेंट बुक्स नहीं देखें, आप अपने लेक्चर नोट्स देखें, प्रिपरेशन करें एग्जाम देने पर, ठीक है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज अबाउट डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ पे बात हुई थी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। तो चार्ल्स लॉ को हम तब तक आगे डिस्कस नहीं कर सकते जब तक हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पता नहीं है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या। तो हमारी कोशिश अब थोड़ी सी ये होगी कि पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर सीखें और उसके बाद फिर हम आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब बोर्ड के इस पोर्शन पे मैं डिस्कस करूंगा एब्सोल्यूट ज़ीरो को, जिसे बुक में कुछ इस तरह टॉपिक को नेम दे दिया गया कि डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। मैं हेडिंग लिख दूं उसकी, फिर उसके बाद टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं जी। टॉपिक नेम इज डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो में हम सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमें कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है क्या। फिर उसके बाद हम इसके स्केल को डिस्कस करेंगे और आगे बात को लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए एब्सोल्यूट ज़ीरो की। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? कहते हैं जी कि हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, यानी कि फ़र्ज़ किया हुआ टेम्परेचर है जहाँ पे किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। अब बेटे थोड़ा सा तो पहले समझ लें कि इसका मतलब क्या है। सॉरी, मैंने लिखते हुए स्पेल मिस्टेक कर दी और साइंसेस में आपको पता है कि इस तरह की स्पेल मिस्टेक की माफ़ी है, तो इसको आपने कोई कंसिडर नहीं करना ज़्यादा। खैर आगे लेकर चलते हैं जी बात को। हमें पता है कि लेट्स से मेरे पास सॉलिड गैस है, या मैं इसे इस तरह लिख देता हूं कि लेट्स से हमारे पास कोई लिक्विड है। अगर मैं लिक्विड को हीट करूंगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। लेट्स से कोई सॉलिड है, अगर आप सॉलिड को हीट करेंगे तो सॉलिड मेल्ट होगा और कन्वर्ट होगा लिक्विड में, बिल्कुल ऐसे
जैसे आइस को आप हीट करेंगे तो वो वाटर, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगी, और अगर आप लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, गैस में। बिल्कुल वैसे जैसे लिक्विड वाटर को अगर आप हीट करेंगे तो वेपर्स बनेंगे और वो गैशियस फेज यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि सॉलिड्स को हीट करेंगे तो लिक्विड्स, लिक्विड्स को हीट करेंगे तो गैस। तो अगर आप इसके रिवर्स जाएं तो गैस को अगर आप कूल करेंगे तो गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में, जिसे आप लिक्विफेक्शन कहते हैं, ये आप पढ़ेंगे भी नेक्स्ट आगे। और इसी तरह अगर आप लिक्विड को कूल करेंगे तो वो कन्वर्ट होंगे किसमें, सॉलिड्स में। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। जरा दूसरा कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था। अब देखिए बेटे, हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है। जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था गैसेस की, मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है। अगर आप मटेरियल को हीट करें, मैटर को हीट करें, तो मैटर का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, आपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे। आप मिल्क बॉयल कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आके वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तो बड़ा अब्रप्ट रेज इन वॉल्यूम है ना। अगर वैसे आप किसी मैटर को हीट करें तो स्लोली उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। इसका मतलब मैटर को अगर आप हीट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर आप मैटर को कूल करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। मेरे वर्ड्स को गिराइएगा नहीं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। अगर आप मैटर को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वॉल्यूम कम होगा। गैस भी मैटर है। अगर आप गैस को ठंडा करेंगे तो गैस का वॉल्यूम कम होगा। वो कहते हैं आप गैस को ठंडा करते जाएं और गैस का टेम्परेचर कम करते जाएं, गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जहां पे गैस का वॉल्यूम कम होते होते जीरो हो जाएगा। ऐसा टेम्परेचर जहां पे किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को आप एब्सोल्यूट जीरो का नाम देंगे। मैं एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन लिख रहा हूं। डेफिनेशन के बाद दोबारा इस पे बहस करूंगा क्योंकि नई चीज है, थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। A hypothetical temperature हाइपोथेटिकल मतलब फर्ज किया हुआ टेम्परेचर है नहीं, हमने इसे फर्ज किया है टेम्परेचर को। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस, या आइडियल गैस भी आप लिख सकते हैं सिंपली, बिकम जीरो, कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी है कोई? बिल्कुल है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? कहते हैं जी कि एब्सोल्यूट जीरो जो है, एब्सोल्यूट जीरो किसके इक्वल है? जीरो केल्विन के इक्वल है। ठीक है, या -273.16 सेल्सियस स्केल डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर के इक्वल है। मैं इस लाइन को हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है आपसे। तो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन को भी कहते हैं, या -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी क्या है? एब्सोल्यूट जीरो के इक्वल है। अब इस टॉपिक में सबसे पहले तो हमने एब्सोल्यूट जीरो बताया। नेक्स्ट हम बताएंगे फिजिकल डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ की फिजिकल डेफिनेशन क्या है? मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ कि फिजिकल डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ क्या है। देखिए, चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, ये हम फिजिकल डेफिनेशन में बताने जा रहे हैं।
तो कहते हैं जी कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेंगे तो गैस के वॉल्यूम में उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो मैं यहां पे लिखूंगा द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273। बड़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। किसका ओरिजिनल वॉल्यूम? गैस का, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। मैं एक वर्ड मिस कर गया, मैं दोबारा लिख देता हूं इसे। ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम को V से लिख रहा हूं बेटे, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। यानी कि अगर आपके पास कोई गिवन मैस ऑफ अ गैस है तो उस गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा। कितना बढ़ेगा या कम होगा? उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273। यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम को आपने 1/273 से मल्टीप्लाई कर दिया। या अगर मैथ वाले बच्चे इजीली समझ जाएंगे कि ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जो ओरिजिनल वॉल्यूम कहाँ पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और कब इंक्रीज या डिक्रीज होगा? जब भी आप गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेंगे या फॉल करेंगे। यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई गैस है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा के 26 कर दिया। 26 करने से गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 25 पे जो उसका टेम्परेचर था उसका 1/273 जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अब वो कहते हैं जी कि किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपने गैस का वॉल्यूम मालूम करना है तो वॉल्यूम आप कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए इक्वेशन है जी VT, यानी कि वॉल्यूम एट टेम्परेचर इक्वल होगा V0 इंटू 1 + T/273। ये आपके पास इक्वेशन है। ये इक्वेशन में क्या पैरामीटर्स हैं? वो कहते हैं जी कि VT क्या है? VT इज वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, T टेम्परेचर पे वॉल्यूम। V0 क्या है? V0 इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और T क्या है? T आपके पास टेम्परेचर है जो आपने राइज किया। अगर आपने 1 डिग्री राइज किया तो T 1 होगा। अगर आपने 2 डिग्री राइज किया तो T क्या होगा? 2 होगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा रेज्ड टेम्परेचर, यानी कि जितने डिग्री आपने टेम्परेचर रेज किया T इज दैट टेम्परेचर। चलें जी आगे लेकर चलते हैं जी बात को। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, एक टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं साथ साथ बनाता भी जाऊंगा टेबल को, आप देखते जाइएगा बेटे साथ साथ। इस इक्वेशन को समझने के लिए हमने खुद से कुछ वॉल्यूम अज्यूम कर लिया, टेम्परेचर अज्यूम किया, और हमने वैल्यूज जो खुद से अज्यूम की वो कुछ इस तरह की वैल्यूज ली जिनमें हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। वो कहते हैं जी कि लेट से आपके पास कोई गैस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है जी? 546 cm3।
लेट्स से ये गैस का वॉल्यूम है और ये क्या है, टेम्परेचर है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ की मदद से हम अपने फाइनल रिजल्ट्स की तरफ भी जाएंगे। तो लेट्स से कहते हैं जी कि यहाँ पे हम वॉल्यूम लिख देंगे, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे हम टेम्परेचर लिख देंगे, और जो टेम्परेचर होगा वो सेल्सियस स्केल में होगा बेटे, सेल्सियस स्केल में हम टेम्परेचर लिखेंगे। वॉल्यूम हम cm क्यूब में लिया और टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में लिया। अब शुरू में वो कहते हैं जी कि लेट्स से आपके पास किसी गैस का वॉल्यूम अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है इसके मुताबिक अगर चलूँ, अगर आपके पास गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री है तो वॉल्यूम कितना होगा, 546 cm क्यूब। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री तो वॉल्यूम कितना होगा, 546 cm क्यूब। अगर आप गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेस करते हैं, 1 डिग्री रेस करते हैं तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। कितना वॉल्यूम हो जाएगा, इस इक्वेशन की मदद से आप मालूम कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से मैंने गैस का टेम्परेचर 0 से बढ़ा के 1 डिग्री कर दिया। अब वॉल्यूम मैंने मालूम करना है, तो इक्वेशन ये आपके पास लिखी हुई है, मैं इक्वेशन को अप्लाई करूंगा। इक्वेशन इज, बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा देखते जाइएगा। VT यानी कि न्यू वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इक्वल होगा V नोट। V नोट क्या था, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम था 546, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 546 इंटू, इक्वेशन में था 1 प्लस टी बाई 273, तो मैंने लिखा जी 1 प्लस टी बाई 273। टी कितना होगा, जितने डिग्री आपने रेस किया, आपने 1 डिग्री टेम्परेचर रेस किया तो टी आपके पास 1 होगा। सॉल्व कर लें, VT इक्वल टू 546 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, 273 एलसीएम आ गया, 273 प्लस 1। सॉल्व करें फर्दर, 546 और ये आपके पास हो जाएगा जी 274 बाई 273। कैंसल आउट करें, 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जी 548। इसका मतलब जो नया वॉल्यूम आपके पास आएगा दैट इज 548 cm क्यूब जी। तो नेक्स्ट देखिए बेटे जरा, इसका मतलब कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो हमारे पास वॉल्यूम था 546। हमने टेम्परेचर बढ़ा के 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, हमें नहीं पता कि नया बनने वाला वॉल्यूम क्या होगा, तो हमने इस इक्वेशन को अप्लाई किया और इस इक्वेशन ने हमें बताया कि नया बनने वाला वॉल्यूम 548 cm क्यूब होगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी कैमरामैन से कि ये जो बोर्ड है हमारा, इससे रिमूव नहीं किया जाए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं इसी बोर्ड से यहाँ से ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो चुका है लेक्चर का। तो मैं आज का लेक्चर रिवाइज कर देता हूँ कि आज हमने सीखा क्या। हमने चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट सीखी, मैथमेटिकली हमने चार्ल्स लॉ देखा कि क्या है। उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ की जो है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसको डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली। उसके बाद एग्जाम्पल 2 थी, वो मैंने आपको एज होमवर्क दिया, असाइनमेंट है आपकी, आपने करना है उसे, ठीक है। आगे चलते हुए मैंने बात की अबाउट डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, जिसमें मैंने सिखाया कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर एक्चुअली क्या है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट ज़ीरो किसके इक्वल है, 0 केल्विन के इक्वल है। 0 केल्विन को ही हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, और 0 केल्विन सेल्सियस स्केल में 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है, लेकिन माइनस के साइन के साथ। उसके बाद हमने फिजिकल डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ देखी कि पहले हमने पढ़ा था कि चार्ल्स लॉ क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा। लेकिन फिजिकल डेफिनेशन में वो आपको बताता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना टेम्परेचर कम करेंगे तो कितना वॉल्यूम कम होगा। हमने देखा कि 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा आफ्टर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। ये सीखने के बाद हमने इक्वेशन सीखी कि अगर नया बनने वाला वॉल्यूम हमने देखना है कितना होगा,
तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और नया वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। फिर हमने इस इक्वेशन को सीखने के लिए अज्यूम किया कि हमारे पास कोई गैस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम कितना है 546 cm3। तो यहाँ से हम डाटा बनाया, हमने कहा जी 0 पे अगर इतना वॉल्यूम है तो 1 डिग्री पे कितना वॉल्यूम होगा। हमने इक्वेशन जो थी ये वाली इक्वेशन अप्लाई की और नया बनने वाला वॉल्यूम हमने मालूम किया, दैट वाज 548 cm3। अगेन मेरी कोशिश होगी कि बोर्ड ऐसे ही रहे, हम अपना नया लेक्चर यहाँ से ही इसी बोर्ड के साथ स्टार्ट करें। तो बेटे अपना जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उसे आप ज़रूर नोट कीजिए, अपने लेक्चर नोट्स आप खुद बनाइए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। ईजी नहीं लीजिएगा। दोबारा से मैंने स्टार्ट में बात की थी कि कोरोना वायरस बिगड़ता जा रहा है, तो बेटे आप अपने घरों पे रहें, आप कोशिश करें कि आपकी वजह से वायरस घर पे नहीं आए, ठीक है। घर वाले बाकी सेफ रहेंगे आपसे, तो घर पे रहें बेटे, सेफ रहें, घर वालों को भी सेफ रखें, अपनी मेहनत करें, अपने नोट्स बनाएं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे बेटे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।